आप का सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सभी साथी, सीनियर साथी और उससे दुगनी संख्या में पीछे हमारे नौजवान साथी, भाई बहनें सब यहाँ मौजूद हैं, जिनमें डिप्टी सीएम से लेकर स्पीकर से लेकर मंत्री तक, एमएलएज तक, एमएलसी तक सब मौजूद हैं यहाँ। जम्मू कश्मीर के भी एक दो साथी मौजूद हैं, बाकी तो मैं कश्मीर कल जा ही रहा हूँ, उनसे वहाँ मीटिंग होगी। और इसी संख्या को मैच करते हुए आप मीडिया भी इसी संख्या में आए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और पिछले दिनों में जब से हमने नई पार्टी की चर्चा की और जम्मू कश्मीर में आए, तो चाहे वो स्टेट का मीडिया हो या नेशनल मीडिया हो, उनका सबका मैं आभार प्रकट करता हूं कि आप सब ने उसको बहुत अच्छी पब्लिसिटी दी। और मुझे पूरा विश्वास है कि इलेक्शन तक ये जितनी जितनी गतिविधियां हमारी बढ़ती जाएंगी, उतना ही आपका सहयोग भी बढ़ता जाएगा। बड़ी बेताबी से हमारे साथी जम्मू कश्मीर के और मीडिया के और पूरी कंट्री के जो हमारे शुभचिंतक हैं या सहयोगी हैं, वो सबसे पहला यही क्वेश्चन करते हैं कि पार्टी का नाम क्या हो, उसका झंडा कैसा हो। पार्टी का नाम रखना बड़ा मुश्किल है। बहुत सारी रिकॉग्नाइज पार्टियां नेशनल और रीजनल हैं, और विशेष रूप से जम्मू कश्मीर में पार्टी का नाम रखना और भी मुश्किल होता है। यहाँ डाइवर्सिटी है हमारी स्टेट में, सौभाग्य की बात है। बड़े दो रीजन हैं और फिर उनके अंदर सब रीजन्स हैं, जिन सब रीजन्स में अलग अलग भाषाएं हैं, हमारे कल्चर की अलग अलग रिवायतें हैं। तो सबकी समझ में आए, जम्मू के लोगों की, कश्मीर के लोगों की, और जो गांव देहात में रहते हैं, मजदूर हैं, व्यापारी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, या हल चलाने वाले हमारे किसान हैं, शहरों में गाने इधर आरसपुरा से लेकर और कश्मीर से लेकर और दूर दराज इलाकों, उनकी ज़बान पे भी आना चाहिए। मेरे ख्याल में मेरे पूरे साथियों ने, दोस्तों ने पूरे हिंदुस्तान से तकरीबन 1,500 के करीब नाम भेजे। कुछ पूरे उर्दू हैं, कुछ पूरे संस्कृत में है, लेकिन मैं तलाश कर रहा था, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हिंदी और उर्दू का मिक्स जो होता है वो हिंदुस्तानी होता है। और हिंदुस्तानी वो भाषा है जो हम घर में सब धर्मों के लोग, सब ज़बानों के लोग बोलते हैं, विशेष रूप से सेंट्रल इंडिया और नॉर्दर्न इंडिया में, दक्षिण को छोड़कर। तो वो नाम तलाश करने की कोशिश थी, प्रयास थी, और उसके बाद हम इस नतीजे पे आए कि लोकतंत्र भी बीच में हो, उस नाम के शांति भी उसके अंदर हो, और स्वतंत्र भी हो, स्वतंत्र विचारधारा से हो, सोच से हो, और अपनी सोच। पिछले दिनों कई लोगों ने हम पर आरोप लगाए
उस पार्टी इस पार्टी से समझौता है, हमारा सिर्फ अपने दिल और दिमाग से समझौता है, और जम्मू कश्मीर की जनता से समझौता है, और किसी पार्टी से समझौता नहीं। ना हमने किसी पार्टी से कंसल्ट करके पार्टी बनाई है, हमने सिर्फ अपने साथियों जो यहाँ बैठे हैं और जो कश्मीर में बैठे हैं उनसे विचार करके ये पार्टी बनाई है। किसी पार्टी का इसमें कोई रीजनल हो नेशनल हो कोई कानो कान खबर नहीं है, और न नाम की खबर है, न पार्टी बनाने की खबर थी, और न ही किसी पार्टी की सोच हमको प्रभावित कर सकती है। हमारी अपनी सोच, अपना दृष्टिकोण अलग है, अपनी विचारधारा, वही विचारधारा जो गांधी जी की विचारधारा उन्होंने हमें दी, जिस विचारधारा से हमको आज़ादी मिली, और उस विचारधारा के साथ हमारे देश के करोड़ों किसान, मजदूर, नौजवान और फ्रीडम फाइटर थे, वही विचारधारा हमारी चलेगी। इसमें कोई भेदभाव की कोई गुंजाइश नहीं होगी। हमारी नीतियां जातिवाद और धर्म से प्रेरित नहीं होगी, उनका कोई असर नहीं होगा। हम सबका धर्म और जाति हमारे दिल के अंदर है। कोई पूजा करेगा, कोई गुरुद्वारे में जाएगा, कोई मंदिर में जाएगा, कोई मस्जिद में जाएगा, कोई चर्च में जाएगा, पूरी आज़ादी है। लेकिन जो राजनीति में वो टपकना नहीं चाहिए। हमारा राजनीति में हमारे सामने सब धर्मों का सम्मान है, सब धर्मों का इज्जत है, और सब पार्टीज की भी इज्जत है। इसके साथ साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैं अपने साथियों से, मैंने कल निवेदन की, मैंने सब लोगों से मीटिंगें की पूरा दिन, इसलिए आपसे मिला नहीं, सीनियर और हमारे नौजवान साथी हैं। मैं पिछले 2-1 हफ्ते से देख रहा, बहुत तू मैं हो रहा। मैंने शुरू में कहा था कि मैंने कभी किसी लीडर और किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में नहीं, पार्लियामेंट के अंदर हो, विधानसभा के अंदर हो या जनसभाएं हो, कभी बात नहीं की। हाँ, पॉलिसीज की बात करते हैं, हमें अपनी पॉलिसी की बात करनी, अपनी नीति की बात करनी। वो हमारी मुखालिफ जो है साथी पार्टियां, वो हमारे दुश्मन नहीं। हमको एक फर्क ड्रॉ करना पड़ेगा कि दुश्मन और पॉलिटिकल पार्टी, ये दुश्मनी और पॉलिटिकल पार्टीज दो मुख्तलिफ चीज़ें। पॉलिटिकल पार्टीज हमारे पॉलिटिकल कंपिटिटर्स, चाहे लेजिस्लेशन में हूँ, पार्लियामेंट में हूँ, या चाहे वो जिला परिषद में हो, पंचायत समिति में हो, सरपंच में हो, उप सरपंच में हो, वो हमारी कंपटीशन है। जैसे स्टूडेंट आपस में फर्स्ट क्लास फर्स्ट के लिए compete करते हैं, लाखों लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कोई सेकंड डिवीज़न के लिए करते हैं, जो नहीं compete करते हैं वो थर्ड डिवीज़न में आ जाते हैं, कोई फेल हो जाता है। लेकिन वो दुश्मन नहीं है, एक क्लास में रहते हैं। तो इसी तरह से जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनकी विचारधारा कुछ हो, उनका स्लोगन कुछ हो, वो जनता पर है कि वो उनकी लीडरशिप मानती हैं या उसकी विचारधारा कबूल करती हैं, या उनकी सोच को कबूल करते हैं, या उनके मैनिफेस्टो को एक्सेप्ट करती हैं या ना करती हैं। हमें अपनी बात कहनी, हमें किसी लीडर के खिलाफ कोई शब्द नहीं बोलना। उनको देने दो, हमें लोगों के को देने के लिए बहुत कुछ, जिनको लोगों के देने के लिए कुछ नहीं होगा वो गालियां देगा। हमारे पास गालियां नहीं, हमारे इतना, अब चूंकि एक रीजनल पार्टी है, ये मैं कह सकता हूं और हमारे साथियों को मालूम,
हमारा वक्त जो था वो डेवलपमेंट का था, विकास का था, ट्रिपल शिफ्ट का था, डबल शिफ्ट का था, ईमानदारी का था। कानून हमने बनाया कि जो जिसकी संपत्ति अपनी इनकम से ज़्यादा होगी वो संपत्ति सरकार की हो। कई लोगों की संपत्ति हमने जब्त की, प्रोसेस में बहुत सारे थे, उसके बाद उसको परस्यू नहीं किया। और मेरे ख्याल में रिकॉर्ड है मेरे वक्त में पूरे हिंदुस्तान में 6 दिन हफ्ते में असेंबली चली, जो कि हिंदुस्तान का पहला रिकॉर्ड है। कोई असेंबली पार्लियामेंट 6 दिन नहीं चलती, तो असेंबली में भी 12-12 बजे तक भी चलती। तो कोई भी आप चीज़ ले लो, उसमें हमें कई महीने लगेंगे वो कहने के लिए। मुझे याद है कि जब मैंने अपनी कारकर्दगी पर विधानसभा में बात की थी, तो शायद वो हिंदुस्तान का और दुनिया का पहला रिकॉर्ड होगा। मैं जब अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर विधानसभा में किया, जिसमें 100% प्रेजेंस थी, विधानसभा में 4 घंटे मैंने भाषण किया और 2 मिनट के गैप के बाद काउंसिल में 3.25 घंटे के बाद, तो 2 मिनट के गैप के अंदर 7.25 घंटे, ये मेरे ख्याल में हिंदुस्तान का और दुनिया का रिकॉर्ड होगा। असेंबली से आप ले सकते हैं, काउंसिल से ले सकते हैं, तो कुछ परफॉर्मेंस ही किया होगा, तभी तो सुनते थे लोग। तो इसलिए मेरे साथियों के पास वो तमाम कहने के लिए हैं, उन तमाम को हम रिपीट करेंगे। अगर लोगों ने हम पर विश्वास किया, हम पर भरोसा किया, हमारे काम पर भरोसा किया, तो हमें गाली देने की क्या ज़रूरत है। हाँ, जिन्होंने कुछ काम नहीं किया हो तो वो गाली देंगे। इसलिए ये मेरे साथियों के लिए है, और मैं मीडिया से भी कहूँगा उस चीज़ को थोड़ा कम हाईलाइट करें। अब हम 21वीं सदी में रहते हैं, कल्चर्ड सोसाइटी है, पढ़े लिखे सोसाइटी है, उसमें लोग पसंद नहीं करते। मुझे मालूम है कि आप नाम का बहुत उत्सुक, और ये भी मालूम है कि जो ये नाम बताऊंगा आप भाग जाएंगे। नहीं, इसलिए नहीं भागेंगे कि उसके बाद सुनना नहीं चाहेंगे कुछ। तो इसलिए मैं जो अपनी बात पहले सुना लूँ और उसके बाद आखिर में वो बता दूँ। झंडा और फ्लैग में थोड़ा विलम्ब हुआ कि हम के संडे था, और मुझे नहीं मालूम कि संडे की वजह से इतना बड़ा स्ट्रिक्टली होता है कि कोई दर्जी भी नहीं मिलता। क्योंकि कुछ सोचा तो मैंने दिल्ली में अपने साथियों के साथ था, लेकिन मुझे शेयर अपने यहाँ के स्टेट के साथियों के साथ भी वो शेयर करना था, और उसमें कुछ चेंजेस लाई, तो जो मैं दिल्ली से बना के लाया था वो बेकार हो गया इसलिए, और यहाँ दर्जी नहीं मिला। अब किसी को उठा के एक आध पीस में जेब में लाया। नहीं, आपने ये तो डंडा पीटने का लाया है लगता है। तो अच्छा, चलो बच्चों ने, नहीं ठीक है, नहीं अभी यही काफी, डंडा काफी है। चलो ठीक ही लगाया है, उल्टा लगाया है। चलो मैं ठीक करूँगा, उल्टा भी लगाया, क्योंकि इस बच्चे को नहीं मालूम कौन सा डंडे की तरफ रखना है और कौन बाहर रखना है। तो मैं अब काम की बात करूं। हाँ, 2-3 चीज़ें और कहना चाहूँ उनसे, क्योंकि आज फसल का मौसम है, काटने का और घास काटने का, और कश्मीर में सेब का। तो यहाँ सबसे पहले मैं कहूँगा कि ये निवेदन करूँगा सरकार से कि अब ये जो हमारा दरबार है, जिससे हमारी इकॉनमी चलती थी, जम्मू में अगर देखेंगे, मैं जब चीफ मिनिस्टर था मैं भी सोचता था दरबार को पैसा बचाऊं। तो मैं जब से, मेरे ख्याल में यूथ कांग्रेस के ज़माने से, जब मैं शहर में जाता हूं तो रघुनाथ मंदिर जी से यहाँ शहर शुरू होता है, सिटी चौक में, वहाँ से जाता हूँ और ऊपर
नहीं, जहाँ महाराजा का पैलेस है वहाँ से मुबारक मंडी में निकलता हूँ हमेशा से। तो तब भी मैं सिटी चौक यहीं रघुनाथ मंदिर जी से शुरू हुआ और 4-5 घंटे मुझे लगे, और दाएं और बाएं तरफ बड़े हमारे वोट चाहे किसको कौन देता है उससे मुझे फिक्र नहीं, लेकिन हमेशा आओ भगत में वो नंबर 1 रहते हैं, जिसके लिए मैं हमेशा उनका आभार प्रकट करता हूँ। अगर मैं फ्रूट जमा करूँगा तो कई ट्रकों में जाएगा, लेकिन मैं खाली छूता हूँ उसको। तो उन्होंने कहा कि कभी ऐसा सोचना नहीं, हम तो ख़त्म हो जाएंगे। क्यों? कहा जब कश्मीर से आते हैं तो हमारी जो बिक्री होती है वो 100 गुना 1000 गुना ज़्यादा होती, तो इसलिए होटल उस पर चलते हैं, टी स्टॉल उस पर चलते हैं, टैक्सियाँ चलती हैं, टांगे चलते हैं, और दुकानदार का जो बिजनेस है वो सब उस पर चलता है जब दरबार, और दरबार मंदी तब हो जाती है दरबार जब शिफ्ट होता है। तो मेरे ख्याल में जम्मू ये बहुत अच्छी बात है कि ट्रेन अब माता वैष्णो देवी के लिए वहाँ तक नीचे तक जाती है। उसका बहुत सारे श्रद्धालुओं को, लाखों श्रद्धालुओं को जो हमारे हैं माता के जो जाना चाहते हैं उनको फ़ायदा होता है, लेकिन जम्मू का कारोबार उससे ठप हो गया। उससे हमारी टैक्सी का काम बन गया, जो जाते थे यहाँ आते थे, रात के होटल्स का, टी स्टॉल्स का, दुकानों का। तो उसका एक ही इलाज है कि दरबार में लोग आएं ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं जम्मू के लोगों से भी अपील करूंगा कि जो बीच में दीवारें बन गई उन दीवारों को तोड़ना शुरू करें, क्योंकि हम इंटरडिपेंडेंट हैं। आज से नहीं, हजारों सालों से जम्मू डिपेंडेंट है कश्मीर पर, कश्मीर डिपेंडेंट है जम्मू। जब स्टेट को डाउनग्रेड और 370 को डाउनग्रेड करने, ये ख़त्म करने के बाद मैं यहाँ जम्मू आया और कश्मीर भी गया सुप्रीम कोर्ट की परमिशन लेकर। तो यहाँ ट्रांसपोर्ट ख़त्म हो गया था, दुकानें ख़त्म हो गई थी, लेकिन 70% हमारी जो इंडस्ट्रीज़ थी कठवा, सांबा, जम्मू में वो बंद हो गई थी। तो मैंने कहा उनसे क्यों बंद हो गई? उनमें से 60% का सामान सब कश्मीर जाता था। मुझे नहीं मालूम था पहले, मैं सोचता था ये कठवा वाला है, पंजाब वगैरह जाता। नहीं, कहा कि हमारी जो मार्केट है वो कश्मीर है। तो कश्मीर जब बैठ गया, कठवा सांबा वाले बैठ गए। तो उसका मतलब है कि हमारे लाखों लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट मिलती है कठवा, सांबा, जम्मू में इंडस्ट्रीज़ में, अगर कश्मीर बैठ गया तो ये भी बैठ गई। तो हमारा ट्रांसपोर्ट बैठ गया, बिजनेस बैठ गया, क्योंकि आड़ती सब यही जम्मू से हैं, वो फिर सीधे अमृतसर भाग देंगे। तो मैं निवेदन करूंगा दोनों रीजन की कि ये जो दूरियां हैं उनको ख़त्म कर दे, ये आर्टिफिशियल दीवारें जो है इनको तोड़ें और एक दूसरे का स्वागत करें, और ताकि कश्मीर को भी फ़ायदा हो। जब कश्मीर की इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो है फ्रूट गोर्स। कश्मीर में भी 3 चीज़ों का बहुत नुकसान हुआ पिछले 3-4 सालों से। एक तो टूरिज्म इंडस्ट्री का, दूसरा हॉर्टिकल्चर का, तीसरा हैंडीक्राफ्ट्स। अब हॉर्टिकल्चर, टूरिज्म अच्छा है कि इस साल अच्छा हुआ समर में, चलो फ़ायदा हुआ। हॉर्टिकल्चर भी इस दफ़ा बम्पर क्रॉप, लेकिन बम्पर क्रॉप का फ़ायदा तब होगा कि ये दिल्ली की मंडियों तक पहुंच जाए। जो लोग सेब के बारे में नहीं जानते हैं, जैसे पुरानी मिसाल है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है अगर वो खराब हुई, इसी तरह एक पेटी में, एक बक्से में
एक सेब अगर दागी हो, वो दागी कैसे होता है, गिर गया और भरते भरते उसमें गलती से वो एक पेटी में चला गया, तो एक हफ्ते में सारा भूसा उसका बन जाएगा, पूरी पेटी का। तो इसलिए हर पेटी में कोई न कोई एक सेब तो गलत जाता है, जो गिर गया होगा और भर दिया, बहुत अच्छा है, लाल पीला है, लोगों ने समझ गया इसके तो पैसे आएंगे, चाहे दाग लगा है लोगों। तो इसलिए अगर सेब की ट्रक रातों रात दिल्ली ना पहुंचे, मंडी न पहुंचे, तो आपका वो फसल ऊपर वाले ने तो बम्पर दिया, लेकिन हमारी गलती की वजह से वो रुक गया, 5-5 रामबन वो बहरहाल रुक गया। मेरी गवर्नमेंट से और ट्रैफिक वालों से गुजारिश होगी, गवर्नर साहब से मैंने कोशिश की तो शायद वो छुट्टी पे हैं, फिर मैं बात करूंगा, लेकिन ट्रैफिक वालों से मेरी गुजारिश है कि अभी 1 महीना कश्मीर से फ्रूट को जम्मू आने के लिए और पूरी जहां जहां उसका डेस्टिनेशन हो मंडियों में जाने के लिए वही प्रायोरिटी देनी चाहिए जो हम एम्बुलेंस को देते हैं। एम्बुलेंस जब चलती है तो सब दाएं बाएं हो जाती है, यही प्रायोरिटी दी जाए, वरना हमारे बम्पर क्रॉप का कोई फायदा नहीं। ये मेरा उनसे निवेदन है। तो इस तरह से हमारे जम्मू कश्मीर की ये 2-3 4 निवेदन है। इससे पहले मैं ये एक बात, 1-2 चीज़ें और बताऊं। जम्मू में भी कुछ कंडी इलाकों में ये ज़्यादा बारिश की वजह से और दूर दराज इलाकों में फसल बर्बाद हुई, उनका भी कंपनसेशन होना चाहिए। और नवरात्रि आज से शुरू हुई, मैंने इसका उल्लेख पहले ही कहा है, आज नहीं कहा लेकिन हफ्ता भर पहले, कि मैं पहले 23 तारीख को ही अनाउंस करना चाहता था, फिर देखा कि श्राद्ध है, तो हमने सोचा कि नवरात्रि के पहले शुभ अवसर पर हम भी एक नई शुरुआत करें। तो इस अवसर पर जबकि हमने नई पार्टी की शुरुआत की है, इस अवसर पर मैं जम्मू कश्मीर के सभी मेरे भाइयों को और देशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं। और अल्लाह करे, भगवान करे कि हमारे देश में शांति हो, सब प्यार से रहें, अमन से रहें, हमारी स्टेट में भी सब शांति अमन से रहें, खुशहाली हो, सब खुश रहें, सब धर्मों के लोग, सब जातियों के लोग जहाँ जहाँ भी है। पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी। आज़ाद का ये मत समझिए गुलाम नबी आज़ाद, डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक के लिए है कि पूरी स्वतंत्र होगी, जिसका मैंने उल्लेख पहले ही किया कि अपनी सोच होगी, किसी भी पार्टी से, किसी भी लीडर से, किसी भी ग्रुप से प्रभावित नहीं होगी, अपनी सोच होगी और आज़ाद रहेगी। आज़ाद मीन स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट। और पार्टी डेमोक्रेटिक रहेगी, नीचे से इलेक्शन सब रहेंगे, ऑटोक्रेटिक नहीं रहेगी, एक हाथ में पावर नहीं रहेगी। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा
उसमें प्रावधान होगा टोटल डेमोक्रेसी के आधार पर, और पार्टी की जो सोच होगी वो स्वतंत्र होगी, आजाद होगी। हमारी पार्टी का जो फ्लैग है, तो फिर ये सब खड़े होंगे तो ना 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 फिर सब खड़े होंगे तो पिछड़े वालों को कुछ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बंद रखो। क्यों तुम मत रखो, क्यों देते हो? एक बार नाम भी बोल दीजिए। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी। नहीं भाई, वो एक पर ही फोकस होगा। हो गया। अब मैं डिफाइन करूंगा तीनों कलर को। इधर से शुरू करते हैं मस्टर्ड कलर से। अभी तो फरवरी में भर के आएंगे, दिसंबर में ये जम्मू के और कश्मीर के खेतों में। इसका मतलब हुआ मस्टर्ड कलर का क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब है एक नई चीज क्रिएट करने की, पैदा करने की, सोचने की क्षमता। इसका दूसरा मतलब ये है डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी का यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारा पूरा भारत देश और उसके अंदर जम्मू कश्मीर डाइवर्सिटी से भरा हुआ। चाहे धर्म की बात लें, जातियों की बात लें, भाषा की बात लें, खाने पीने की बात लें, पहाड़ और मैदान की बात लें, चीजें पैदा करने की बात लें, तो ये एक डाइवर्सिटी है। वाइट का मतलब हुआ जो बीच में है शांति, अमन। तो हम गांधी जी को मानने वाले हैं, तो इसलिए हम शांति और अमन हमारी प्राथमिकता रहेगी और हमारा उसूल भी रहेगा। अब ये जो कलर है, इसमें पूरा दुनिया समा जाता है। इसके इतने मतलब हैं। ये डार्क ब्लू कहिए, ये समंदर की गहराई से लेकर आसमान की ऊंचाइयों तक इसकी लिमिट। हमारे अंदर दिल में इतनी गहराई होनी चाहिए कि ऐसा नहीं इधर कान से सुना कुछ तो और इधर बता दिया। इतनी ताकत होनी चाहिए हमको बर्दाश्त करने की दिल के अंदर। और आसमान जैसे हमारी खुला होना चाहिए दिमाग, सोच बंद नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो दूसरे मतलब है
ओपन स्पेस, खुला जगह, फिर फ्रीडम, आज़ादी, सोचने की, बोलने की आज़ादी, इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन भी आनी चाहिए, फिर इमेजिनेशन, कल्पना, फिर इंस्पिरेशन होनी चाहिए, इंस्पिरेशन होनी चाहिए, प्रेरणा। हमारे जो आइंदा आने वाले मेरी पार्टी में जो लोग होंगे वो इंस्पिरेशन बनने चाहिए, क्लीन होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए, राजनीति में सेवा की भावना से आने चाहिए, पैसे बनाने की भावना से नहीं आनी चाहिए, ताकि उनको देखकर हमारे आने वाले जो बच्चे या बच्चियां हैं शहर में, देहात, वो इनको इंस्पायर कर सकते हैं, उनसे प्रेरणा मिल सकती है। गांधी जी को आज कितने साल हो गए, पौना दशक हमसे जुदा हुए। हम लोग उनकी शक्ल नहीं देखी, फोटो देखी, लेकिन उनके कार्य से, उनकी सोच से, उनकी विचारधारा से आज भी हम हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के करोड़ों लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं। मैं अपने साथियों से कहूँगा कि वो इस तरह से अपनी सोच और ज़िंदगी में ढालें अपने आप को कि आने वाली नस्लों के लिए प्रेरणा। फिर सेंसिटिविटी, हिसास, जज्बात, शीलता, ये होनी चाहिए। फिर ब्लू, गहराई होनी चाहिए, भरोसा होना चाहिए, लॉयल्टी एंड सिंसियरिटी होनी चाहिए, वफादारी होनी चाहिए। आज वफादारी जरा पॉलिटिक्स में कम हुई, शाख शाख पे कौन ज्यादा जंप लगा सकता। जिसकी कम रेस है तो वो एक एक पेड़ पे, जिसकी ज्यादा रेस है वो 3 पेड़ों को फलाद के जाता है। तो इसमें सिंसियरिटी को ज्यादा प्राथमिकता देंगे, समझदारी को प्राथमिकता देंगे, विजडम और कॉन्फिडेंस, एतबार को, स्टेबिलिटी, स्थिरता, ये तमाम चीजें होंगी। हमारी पार्टी में हमारी कोशिश रहेगी कि कम से कम 50% नौजवानों को और महिलाओं को टिकटें दी जाए। ताकि आने वाले नस्लों के लिए यहाँ कोई एज बार हम नहीं रखेंगे। हर का अपना अपना महत्व, नौजवान और बुजुर्ग को एग्जिस्ट करेंगे। जैसा हमारा समाज है, जैसा भगवान ने हमें बनाया है, कोई भगवान उठा के नहीं लेता है एक एज के बाद। मेरे पास पार्लियामेंट में मिसाल हैं जो 90s में भी रहे, और एक्टिव पॉलिटिशियन रहे। तो इसलिए जब तक मेंटली, फिजिकली, लेकिन उसका यही मतलब नहीं कि हम नए को नहीं लाएं। नए भी 50% आने चाहें और वो सीखें, ट्रेनिंग करें। तो ये हमारे कुछ विचार थे। मैं आज रिक्वेस्ट करूंगा, क्वेश्चन अगर होगा तो मैं तो अभी यही हूँ, कहीं जा नहीं रहा हूँ। यहाँ से कश्मीर जा रहा हूँ, फिर यहाँ आ रहा हूँ, कहीं एक दिन, महीने में 2-4 दिन मैक्सिमम, और दिल्ली गया तो गया, बाकी मैं स्टेट के अंदर हूँ। लेकिन आज इसी से रिलेटेड करें, नाम और पार्टी से, क्वेश्चन तो अच्छा रहेगा अगर किसी ने करना। नहीं, सबसे प्राथमिकता है हमारी ये पार्टी को रजिस्टर करना, लेकिन साथ साथ
हम अपनी एक्टिविटीज जारी रखेंगे, क्योंकि इलेक्शन कभी भी हो सकता है। इसलिए अब मैं पार्टी क्या क्या एक्टिविटी करेगी ये तो मैं नहीं बता सकता। पार्टी एक्टिविटी तो ओपन में नहीं बताई जा सकती। वो जब हम एक्टिविटीज़ करेंगे तो आपसे तो आजकल खुर्दबीन लगी है, कोई भी छुप ही नहीं रही है। गांव में भी आपके चनज लगे हैं तो वो लगेगी, लेकिन उस पर खुलासा करना पब्लिकली ठीक नहीं है। जब आपने रैली की जम्मू में भी और कश्मीर में भी, उन्होंने आज तक 370 पर कुछ नहीं बोला। उन्होंने ये कहा कि ये लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हम फाइट कर सकते हैं, खास पीढ़ी की हमलावर हो गई। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये मसला आप पार्लियामेंट का रिकॉर्ड बैलेंस किसने बोला है और किसने नहीं बोला? पार्लियामेंट का तो आप निकालिए ना। किसी का नाम से मैं ABC नहीं कहूँ, और उसमें निकालिए इन पार्लियामेंट। एक तो मेरा निकालोगे गुलाम नबी आज़ाद, तो उसमें सब दुनिया भर की चीज़ें। एक निकालोगे गुलाम नबी आज़ाद इन पार्लियामेंट, तो मेरी सब पार्लियामेंट। तो आप सबकी निकालो, आप विधानसभा की निकालो, आप स्टेटमेंट की निकालो। लेकिन मैं एक ही चीज़ को मैंने बताया कि मैं ऐसे जो इश्यूज़ होते हैं मैं उनको इलेक्शन के लिए नहीं इस्तेमाल करता। इलेक्शन के लिए हमारे सड़क बनाने का है, नौकरी देने का है, बेकारी हटाने का, महंगाई, ये इश्यूज करता हूँ। मैं किसी को रोकता नहीं हूँ इलेक्शन मैं क्या मुद्दे बनाए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए मैं मुद्दा क्यों बनाऊँ। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई की 10 तारीख के बाद चीफ जस्टिस ने कहा, उसका स्वागत। और मैंने ये भी नहीं कहा था कि कभी हो नहीं सकता। मैंने ये बताया हो सकता है, लेकिन मोदी जी से मैं तो नहीं मनवा सकता हूं कि तुम वापस लो। यही तो हो सकता है ना। किसी की अगर ताकत है मोदी जी को मनवाने की, अमित शाह जी को मनवाने की, करा ले, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड, वेलकम। लेकिन मैं नहीं, मेरे पास उतनी उनका इन्फ्लुएंस नहीं है कि मैं उनको इन्फ्लुएंस कराऊं। मैं पार्लियामेंट में अपने तमाम पार्टीज के साथ इन्फ्लुएंस नहीं करवा पाए, तो अब मैं अकेला यहाँ से क्या इन्फ्लुएंस कर पाऊँ? नंबर 1, उनके पास उतनी अच्छी दोस्ती है तो करा लें। दूसरा, मैंने कहा पार्लियामेंट कर सकती है। देखो, ये मैं जो बोलता हूँ वो पेपर में नहीं आता है, आ सकता है, लेकिन उसके लिए मेजॉरिटी चाहिए। तो मैंने उसमें कोट किया कि भाई लोकसभा सबसे बड़ा हाउस है। मोदी साहब अमित शाह जी की वोटिंग जब कराई तो 86% वोट उनको मिले और हम 9 पार्टियों को 14% मिले। अब 86 और 14 का कहा, कोशिश करें सब पार्टियां, मैं भी करूंगा 86% आए तो हो सकता है। लेकिन 86% ये अल्लाह दीन का चिराग नहीं है कि मैंने कह दिया और 86% आएंगी। तो एम आई करेक्ट? तो मैंने सुनो ये करो। तीसरा था सुप्रीम कोर्ट। मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट कर सकती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उसमें थोड़ा सा क्रेडिट हमको भी देना चाहिए, क्योंकि हमने बार बार कहा कि सुप्रीम कोर्ट उठाती नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको कम से कम अब कंसिडर किया। पब्लिक इशू तो मैंने ही बनाया ना कि वो 3 साल से उसको लेती नहीं है, तो कम से कम मैं अगर गया नहीं सुप्रीम कोर्ट, लेकिन प्रभावित उससे भी मेरे वकीलों ने कहा कि उससे भी हुए कि भाई ये पब्लिक इशू बना के सुप्रीम कोर्ट इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता। तो अच्छा, जब भी सुप्रीम कोर्ट करेगा तो वेल एंड गुड। लेकिन मैं इसको जम्मू कश्मीर एक और आज नई बात बताना चाहता हूं। हमारे साथी जरा लीडर लोग उसमें कम ध्यान देते हैं। ये 370 और जमीन पे जम्मू कश्मीर के लोगों का ही हक हो और नौकरी पे हक हो। अगर आप किताबें पढ़े तो दीज हैव इमिनेटेड फ्रॉम महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह जी ने बाय नोटिफिकेशन 1927 में और दूसरी नोटिफिकेशन 1932 में, पहला 1927 में हेरिडेटरी स्टेट सब्जेक्ट और 32 में स्टेट सब्जेक्ट,
डोमिसाइल स्टेट्स। इसको लोग समझते हैं कश्मीरियों ने किया, ये महाराजा साहब ने किया। और मैं उनके दिमाग की दाद देता हूं, इतना फोरसाइटेड। और तब इंडिया यूनाइटेड था। पंजाब उस वक्त रिचेस्ट था, जिसका कैपिटल लाहौर था। लाहौर में मुस्लिम, जो आज वो पंजाब है उधर, उस वक्त भी पंजाब के सब मुसलमान बड़े सबसे जमींदार हैं। आज भी लाहौर वाला इज द रिचेस्ट। तो मुस्लिम और हिंदूज, जाट, हमारे जमीन वाले दोनों अमीर थे। दोनों ने जम्मू और कश्मीर में, जम्मू में ज्यादा जमीनें और नौकरी शुरू कर दी। और जम्मू के हिंदूज में और कश्मीरी पंडित, जो उस वक्त ज्यादा नौकरी में थे, मुस्लिम कब थे अगर हिस्ट्री पढ़े, तो उन्होंने शोर मचाया कि इनको रोको, वरना हम बेजमीन और बेघर होंगे। तब पहला नोटिफिकेशन ये हमारे महाराजा ने निकाला और उसमें अमेंडमेंट फिर 32वें की। तब से वो चला और बाद में वो हमारे आज तक वो चला। दूसरा 370 किसने किया है एक्सेशन? महाराजा ने। दस्तखत जो एक्सेशन पे हैं महाराजा और लॉर्ड माउंटबेटन के। लॉर्ड माउंटबेटन, उसका लॉर्ड माउंटबेटन नहीं, हमारा वो गवर्नर जनरल था। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिसका डिसाइड किया कि वही रहेगा, पाकिस्तान का जिना हो गया, यहाँ हमारा वही रहेगा। और लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने घर नहीं किया, कैबिनेट ने, जिसमें पंडित जी थे, जिसमें होम मिनिस्टर हमारे वही ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं राष्ट्रपति से, होम मिनिस्टर के थ्रू ही ज़्यादा जाता है, सरदार पटेल। तो उनकी सलाह पे वो अप एंड डाउन करते थे। तो एक्सेशन हुआ, एक्सेशन पे सिग्नेचर जो है महाराजा हरि सिंह जी और माउंटबेटन ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। तो बाद में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, अगर एक्सेशन नहीं होता 370 कहा होता। सो 370 इज द चाइल्ड ऑफ एक्सेशन है। एक्सेशन ही नहीं होता तो 370 कहां निकला? एंड इट हैज बीन फॉर 70 years पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप बदलाव लाते हैं 150 के करीब। सो एनीथिंग विच इज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वहां पास यहां पास कैन नॉट बी रॉन्ग है। तो इसलिए ऐसा मुद्दा जो हमारे हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसको सब लोगों ने एक्सेप्ट किया, सब सोच के लोग थे। उसको हम ये नहीं कह सकते हैं ये गलत ये है। और ये भी हमें कश्मीर और जम्मू का कश्मीर नहीं है, ये तो हमारे महाराजा ने तीनों चीजें की है। आउट ऑफ दैट आल्सो व्हाई शुड ये मेक में जम्मू इशू वर्सेस कश्मीर? बस आपके हो गए। आई हैव आंसर्ड यू मोर देन यू। You have enough to achieve. नवरात्रि के दिन आपने अपनी पार्टी स्टार्ट की, लेकिन आज ही के दिन जो आपकी पुरानी पार्टी है उधर एक बार फिर से अपराइजिंग राजस्थान में दिख रहा है। द पार्टी सीम्स टू बी क्रम्बलिंग। उस पर क्या कहना चाहेंगे? जेड़ा ग्रां छड़ गया उसका नाम नहीं लेना। आप लड़ाई उसके लिए लड़ने आए थे क्योंकि आप चाहते थे वहां पे डेमोक्रेसी हो। आप जम्मू डिसाइड कर रहे थे गहलोत, और किस तरीके से? अब मैंने पंजाबी में कहा, डोगरी में कहिए पंजाबी में, कि जो गांव छोड़ दिया उसका नाम लेने की जरूरत नहीं। अब वो जाने और वो भुगते। हम बहुत भुगत चुके हैं, अब और भुगते हैं। नहीं प्लीज आप इधर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये जानने को बेताब है कि क्या आने वाले विधानसभा में खुद गुलाम नबी आजाद चुनाव लड़ने वाले हैं या फिर नहीं, और अगर लड़ने वाले हैं तो कहां से लड़ेंगे? अभी इलेक्शन जब आएगा उस वक्त सोचेंगे। Now one lady, no.
ये जरा बच्चे उठाओ। सर आप बार बार एक चीज कह रहे हैं कि हमारी पार्टी जो नई बनाई है हमने, जो बीजेपी को बेनिफिट नहीं करेगी, ये किसी को नुकसान करेगा? कांग्रेस देखो, हम किसी का मुकाबला करने के लिए नहीं, हमारा किसी से कंपटीशन नहीं, हमारा कोई दुश्मन नहीं। हम क्यों कहें कोई कंपटीशन? ये कंपटीशन है। मैंने मिसाल दी, जैसे स्टूडेंट एक ही क्लास के compete करते हैं, कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, कोई थर्ड डिवीजन, कोई फेल हो जाता है। ये उसी तरीके का कंपटीशन। मेरा किसी पार्टी से कोई कंपटीशन नहीं है, वो कश्मीर की हो, रीजनल हो, वो नेशनल हो। हम अपनी बात करेंगे, वो अपनी बात करेंगे। और मास्टर जो है राजनीति में, वो है जनता। जनता को जो पार्टी अच्छी लगेगी, जिसकी सोच अच्छी लगेगी, जिस पे वो विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे, उसको जिताएंगे। इसलिए ये सोचना और ये कहना किसके हम वोट काटेंगे, कौन हमारे वोट काटेगा, मैंने पहले ही कहा कि मेरे लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जैसे दिल के चार खाने, ये सब चार खाने एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट, इसमें कोई नफरत की गुंजाइश नहीं है। ये सबके लिए है। मैं जब चीफ मिनिस्टर बना था तो पहला भाषण मेरे शायद इनके हाजी साहब के सोपर में हुआ था। हाजी साहब का सोपर में हुआ था, जो गिलानी जी का भी डिस्ट्रिक्ट था। तो मैंने उसमें कहा कि मेरी, अरे हाजी साहब आपको तो कुर्सी आगे थे, टाइम पे नहीं आगे, खा गया कोई कुर्सी आपकी, तो मैं क्या करूं। तो हाजी साहब हमारे 2 टर्म MLA हैं वहीं से, सोपर से। आपको नहीं मालूम है कि गिलानी साहब के गढ़ से ये दूसरी दफा है। पहली दफा तब जीते थे 2002 में, जब मैं PCC प्रेसिडेंट था। तो वहां मैंने तकरीर की थी इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी वैली की पहली, कि मेरी गवर्नमेंट जो होगी, जितनी कांग्रेस की होगी उतनी ही बीजेपी की होगी, उतनी PDP की भी होगी, उतनी NC की होगी, उतनी CPM की होगी, उतनी रीजनल पार्टी की, जितनी मुसलमान की होगी उतनी हिंदू की होगी, उतनी सिख की होगी, ईसाई की होगी। और मेरी गवर्नमेंट में अगर कोई मंत्री धर्म के नाम पे और पार्टी के नाम पे इंसाफ करेगा तो वही रहेगा, और जो नहीं करेगा वो इस्तीफा दे के घर जाए। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी सेंटिमेंट बेस पे चलेगी या डेवलपमेंट बेस पे? डेवलपमेंट बेस्ड। जिस तरह आपने अपनी हर स्पीच पे महात्मा गांधी, नेहरू, इंदिरा गांधी का जिक्र आप करते रहे हैं, और आप एक कांग्रेस में एक लंबी विचारधारा, एक राजनीतिक में रहे हैं, और आपके साथी जो हैं आज भी वो कांग्रेस के ही जो आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो जो आपकी जो डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी रहेगी, क्या उसकी विचारधारा भी कांग्रेस के वाली ही पुरानी, जो आप इंदिरा गांधी या नेहरू के साथ जो विचारधारा रही थी, ये कहना गलत होगा कि कांग्रेस की ही वो विचारधारा। बहुत सारे पार्टीज की वो भी वही विचारधारा। आप NCP की लीजिए, आप बंगाल की लीजिए, या साउथ में कई पार्टियां हैं, वो एक हमारे देश की विचारधारा, वो गांधी की विचारधारा किसी एक पार्टी ने अडॉप्ट नहीं की, वो बहुत सारी पार्टीज ने की। और गांधी जी का मैं इसलिए नाम लेता हूँ कि मैं बार बार कह चुका हूँ कि मेरी पॉलिटिकल लाइफ पूरी संजय गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी से शुरू हुई, नेहरू गांधी फैमिली के साथ हुई, लेकिन मेरा आइडियल हमेशा महात्मा गांधी रहा। उसका कारण है कि 69 में जब गांधी जी की शताब्दी मनाई जा रही थी, नॉर्दर्न इंडिया में 15 दिन का जो शिविर था वो कश्मीर में था, और मैं उस वक्त SP कॉलेज का स्टूडेंट था, कॉलेज का स्टूडेंट।
तो 2 ही लड़के देश भर से नॉर्दर्न इंडिया के सब गांधीवादी आए थे। और वो क्यों नॉर्दर्न इंडिया का सेलिब्रेशन क्यों दिल्ली कश्मीर में रखा था? क्योंकि 47 में जब धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ तो बहुत दंगे फसाद हुए, दुर्भाग्य से जम्मू में भी हुए, लेकिन कश्मीर में किसी मुसलमान ने कश्मीरी पंडित को थप्पड़ भी नहीं मारा। ये इतिहास है। हिंदुस्तान भर में और जो आज पाकिस्तान है वहाँ भी दंगे हुए। तो तब गांधी जी ने कहा कि पूरा देश में मुझे अंधेरा नजर आता है, सब कॉन्टिनेंट, सिर्फ रोशनी की किरण मुझे कश्मीर से नजर आती है। ये आपको मालूम होना चाहिए, पढ़ना चाहिए नहीं सुनो। अरे सुनो। तो इसलिए उस शिविर में 15 दिन रहा तो गांधी की विचारधारा से प्रभावित हुआ। कांग्रेस वगैरह की तो बात की बात है, इसलिए वो आज तक मेरा वो सोच विचारधारा सेम रही। और गांधी जी को आज बीजेपी भी मानता है। तो गांधी जी इज ए कॉमन फैक्टर लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। थैंक यू।